बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी उम्र अम्मा ने घर जा जाकर बच्चों को कुरान पढ़ाया। जब अम्मा बूढ़ी हुई तो लोग अम्मा को सदका ज़कात दे जाते जो अम्मा अपने उम्रे के लिए जमा करती। एक दिन अचानक उम्रे के पैसे देकर अम्मा बोली, मेरी टिकट ले आ। पर वो पैसे देखकर मेरी नीयत फिसल गई। मैं उन पैसों को जुए में हार गया और घर आकर कह दिया कि चोरी हो गए। उस सारी रात अम्मा मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के सामने रोती रही और कहती रही कि जिसने मेरे पैसे चुराए हैं उसे जहन्नुम की आग में चला। अगले दिन सुबह शदीद गर्मी से आंख खुली तो सर पर कयामत टूट पड़ी कि हमेशा की तरह उस दिन भी अम्मा ने दोपहर में खाना बनाया और अपनी बड़ी सी चादर अच्छे से अपने ऊपर उड़ते हुए बुलंद आवाज में बोली, बिलाल देख, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है, जब तुम्हें भूख लगे खा लेना। तुम जानते हो मुझे देर हो जाती है और फिर भूख तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। खाना खाने के बाद पढ़ाई कर लेना, दोस्तों के साथ आवारा मत फिरना। मैं अम्मा की बातों को अनसुना करते हुए बोला, अच्छा अम्मा आप जाएं। अम्मा प्यार से बोली, अच्छा अपना ख्याल रखना और देखो दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। अम्मा शुरू से ही ऐसी थी, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाली, नेक सीरत और नेक सूरत। मोहल्ले भर में अम्मा की नेक नामी मशहूर थी। मेरे इस दुनिया में आने से 2 माह कबल ही अम्मा हमें एक हादसे में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उस वक्त से लेकर अब तक अम्मा अकेले ही मेरी देखभाल कर रही थी। दीनी तालीम के अलावा वो मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक दुनियावी तालीम भी दिलवा रही थी। उसके लिए अम्मा बहुत मेहनत करती। लोगों के घरों से कपड़े सिलने के लिए आते तो अम्मा कपड़े सिलाई करने के अलावा घर घर जाकर बच्चों को कुरान पढ़ाया करती, क्योंकि अम्मा ने बचपन में ही कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था। कुछ अम्मा की मेहनत थी और कुछ मोहल्ले वालों की इनायत कि हमारे घर का चूल्हा जलता था। अम्मा मेरे लिए बहुत मेहनत करती थी। मगरिब के फौरन बाद अम्मा घर लौटी, अपनी चादर को तह लगाकर। जो ही वो कमरे में रखने के लिए आई तो मैं चारपाई पर उल्टा लेटा बेखबरी की नींद सो रहा था। अम्मा मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गई और शफकत से मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं अम्मा की मौजूदगी का एहसास पाकर उठ बैठा। अम्मा बोली, बिलाल पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि पढ़ाई कर लेना। देख, अगर तू दिल लगाकर पढ़ेगा नहीं तो मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे। मैं तुझे पढ़ लिख कर किसी ऊंचे मकाम पर देखना चाहती हूँ। मैं लापरवाही से बोला, अम्मा और कितना पढ़ूं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। अम्मा बोली, अच्छा जाओ, उठकर मुंह हाथ धोकर आओ। मैं तुम्हें कुछ कलिमात बताती हूँ, वो पढ़ते रहा करो। देखना तुम्हें अच्छे से सबक भी याद होगा और पढ़ाई में तुम्हारा दिल भी लगेगा। मैं अम्मा के कहे पर अमल करने के बजाय अम्मा के घर से जाने के बाद खुद भी दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और अम्मा के घर लौटने से पहले पहले घर आ जाता और अम्मा से झूठ बोलता कि आपके जाने के बाद मैंने पढ़ाई कर ली है। अम्मा को मुझ पर इतना यकीन था कि मेरी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती और मैं उनके भरोसे की लाज ना रखे हुए मुसलसल उन्हें धोखा दे रहा था। एक दिन अम्मा किसी के घर बच्चों को कुरान की तालीम देने गई। कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में उन लोगों ने अम्मा को कपड़े के साथ साथ अच्छी खासी रकम से भी नवाजा, जिसे अम्मा ने अपने ट्रंक में महफूज करके ताला लगा दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने ये झूठ बोलकर अम्मा से रकम का कुछ हिस्सा निकलवा लिया कि मुझे पढ़ाई के मामले में पैसों की जरूरत है। अम्मा ने कुछ भी सोचे समझे बगैर खामोशी से मुझे वो रकम निकाल कर दे दी और दोबारा से इस बात का तस्करा तक न किया कि वो रकम मैंने कहाँ खर्च की। गुजरते हुए दिनों के साथ मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पढ़ाई को खैर बात कह दिया। अम्मा ने लाख कोशिश की, मुझे बहुत समझाया, बिलाल यूं दरमियान में पढ़ाई मत छोड़, मगर मैंने अम्मा की एक न सुनी। 10वीं क्लास में नाकामी के बाद मैंने पलटकर स्कूल का मुंह न देखा। जहां अम्मा सारा सारा दिन मेहनत करती वहीं मैं सारा सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा फिरता। एक दफा मोहल्ले के चाचा आरिफ ने अम्मा को बताया, बहन बिलाल पर तवज्जो दो, उसका उठना बैठना और सारा दिन आवारागर्दी करना मुनासिब नहीं लगता। अम्मा बोली, आरिफ भाई बिलाल मेरी कहाँ सुनता है, मैं तो उसे लाख दफा समझा चुकी हूँ। तो आरिफ चाचा बोला, बहन अगर आप कहें तो मैं बिलाल को अपनी वर्कशॉप पर अपने साथ रख लेता हूँ, ऐसे वो बुरी सोहबत से बच भी जाएगा और हुनर भी सीख लेगा। अम्मा को चाचा आरिफ की वो बात बहुत पसंद आई और अम्मा ने फौरन ही हाँ कर दी कि जैसे ही आज बिलाल आएगा तो मैं इस बारे में उससे जरूर बात करूंगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं बिला वजह ही बिलाल के लिए परेशान हो रही थी। आरिफ भाई ने तो मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। जैसे ही शाम के वक्त में घर लौटा, अम्मा पहले से ही मेरी मुंतजर थी। मेरे जाते ही अम्मा बोली, बिलाल कहाँ से आ रहे हो। मैं अपने माथे पर नागवारी से शिकने डालते हुए बोला, अम्मा कोई काम है तो बताओ। अम्मा मेरी तरफ देखते हुए बोली, बिलाल ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे पता चला है कि तुम अच्छे लड़कों की सोहबत में नहीं बैठते। मैं जो खाना खाने के लिए हाथ धो रहा था, एकदम अम्मा की इस बात पर मुड़कर अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा आपसे ये किसने कहा। अम्मा बोली, देखो बिलाल, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सख्ती नहीं बरती। तुम्हारे जो दिल में आया तुमने वही किया
मगर अब मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। मैं तौलिए से अपने हाथ साफ करते हुए अम्मा के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला, अम्मा अब आप क्या चाहती हैं कि मैं घर में घुट घुट कर मर जाऊं? आप तो सारा दिन घर पर नहीं होती, तो मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूं? इसीलिए बाहर दोस्तों से मिलने चला जाता हूं। अब अगर इसमें भी आपको कोई बुराई नजर आती है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मा बोली, बिलाल मैं ऐसा नहीं कहती कि तुम अपने दोस्तों से ना मिलो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अच्छे दोस्तों की सोहबत में बैठो। और मैंने फैसला किया है कि तुम कल से आरिफ भाई की वर्कशॉप पर जाओगे। पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ हुनर ही सीख लो। अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद तुम्हें अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए किसी के सामने झुकना पड़े। शुरू से लेकर अब तक मैंने बहुत मुश्किलात देखी और उनका सामना किया, मगर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अब तुम जवान हो गए हो, समझदार हो, तुम्हें खुद के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन अम्मा की हर बात मेरे दिल पर जाकर लग रही थी। मैं बोला, अम्मा आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं चाचा आरिफ की वर्कशॉप पर नहीं जाऊंगा। और भी तो बहुत सारे काम हैं, मैं कोई भी कर लूंगा, मगर उस वर्कशॉप पर जाने के लिए मुझे मत कहना। अम्मा हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या आरिफ भाई ने तुमसे कोई बात की है? मैं अम्मा से नजरें चुराते हुए बोला, नहीं अम्मा, बस मुझे वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मुझे दोबारा आरिफ चाचा के वर्कशॉप पर जाने के लिए मत कहना, क्योंकि हर दफा मेरा यही जवाब होगा कि मुझे वहां नहीं जाना। हमेशा की तरह अम्मा को मेरी जिद के आगे हार मानना पड़ी। मैंने अपने दोस्तों की सोहबत में बैठना न छोड़ा। आरिफ चाचा बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, बस मुझे उनसे ये मसला था कि वो मुझ पर नजर रखते और मुझे अपने दोस्तों की सोहबत में बैठने से अक्सर टोका करते। वो मेरे दोस्तों के मुंह पर ही मेरी इंसल्ट कर दिया करते। उनकी ये बात मुझे बहुत चुभती कि मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, आखिर ये होते कौन है मेरी जिंदगी में अमल दखल करने वाले। एक दिन तो मैंने उनके मुंह पर ही कह दिया, चाचा आप मोहल्लेदार हैं, मोहल्लेदार ही बनकर रहे, मेरे जाती मामलात में आपको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा आरिफ बोले, बेटा ये जिनके साथ तुम सारा दिन आवारागर्दी करते हो ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, बल्कि तुम्हारे दुश्मन है, और तुम्हें ऐसी दलदल में फंसा देंगे जहां से तुम्हारे लिए निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस दलदल में फंसने से पहले ही संभल जाओ। इसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेहतरी है। अगर अपना नहीं तो कम से कम अपनी माँ का ही सोच लो, जिसने इतनी मुश्किलात झेल कर तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम्हारा फर्ज है, तुम जवान हो, अपनी माँ को सुख दो जो कि उनका हक है। देखो बिलाल, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ किसी बहुत बड़े दुख में मुब्तला हो, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। एक दिन अम्मा ने न्याज बनवाई और मुझसे बोली, जा बिलाल ये आरिफ भाई के घर पर दे आओ। मैं बोला, अम्मा आपको पता है ना आरिफ चाचा मुझे एक आंख नहीं भाते, तो आप क्यों बिला वजह बार बार मेरा उनसे आमना सामना करवाने पर तुली रहती है? अम्मा बोली, बिलाल कैसी बातें कर रहे हो, एक न्याज ही तो देने को कह रही हूँ, जाओ जल्दी से ये देकर आओ। मैं ना चाहते हुए भी अम्मा की बात मानकर आरिफ चाचा के घर चला गया। हाथ में न्याज वाला ट्रे लिए मैं उनके दरवाजे के सामने खड़ा था, मगर मुझ में दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत न थी। दस्तक देने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे खींच लिया। मुझे डर था कि अगर मैंने दस्तक दी तो कहीं आरिफ चाचा ही बाहर न निकल आए। अम्मा ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, मैं मुंह में पड़ बढ़ाया। मैं काफी देर यूं ही खड़ा रहा। आते जाते मोहल्ले वाले मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। आखिर मैंने बहुत सी हिम्मत जमा की और दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दफा दरवाजे पर दस्तक देने से दरवाजा खुला तो मेरे सामने 18 साल खूबसूरत नूर खड़ी थी। वो बहुत चंचल और शोख लड़की थी। मुझे देखते ही बोली, जी बिलाल भाई, अब्बा तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। नूर पर नजर पड़ते ही मैं आंखें झपकना भूल गया। नूर की साफ शफाफ और गोरी रंगत देखकर मैं तो नूर का दीवाना हो गया। ऐसा लगता था जैसे कोई हूर जमीन पर उतर आई हो। मैं टिकटिकी बांधे उसे ही देखे जा रहा था। उसके मुखातिब करने पर एकदम ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। नूर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, बिलाल भाई न्याज देनी है या वापस लेकर जाने का ख्याल है? मैं ट्रे उसे पकड़ाकर वापस घर लौट आया। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। बहुत अनोखा और खूबसूरत एहसास था जिसने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया था। मैं खुद भी समझने से कासिर था कि आखिर नूर को देखने के बाद मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं हर वक्त नूर के ख्यालों में खोया रहता। जहां मैं चचा आरिफ के घर जाने से कतराता था, अब उनके घर जाने के बहाने ढूंढने लगा। शायद कच्ची उम्र की मोहब्बत ऐसी ही होती है, मगर मैं अपनी इस हालत को मोहब्बत का नाम अभी तक न दे सका था। अम्मा ने भी मेरी बदलती हालत को नोट किया। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अम्मा से बोला, अम्मा अगर आपको चचा आरिफ के घर का कोई काम है तो मुझे बताएं। अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, बिलाल तू ठीक तो है ना? पहले तो तू आरिफ भाई के घर जाने से घबराता था
और अब मुझसे ये पूछ रहा है कि कोई काम हो तो बताओ। मैं अम्मा से नजरें चुराते हुए बोला, ठीक है, नहीं है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। अम्मा बोली, अच्छा सुनो, वो जो तुम उस दिन न्याज देकर आए थे उसके बर्तन ले आओ। मैं दिल दिल में खुश हुआ क्योंकि मुझे नूर के दीदार का बहाना मिल गया था। नूर का घर मेरे घर से चंद कदम के फासले पर था। जाते ही मैंने बिना झिझक दरवाजे पर दस्तक दी। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैंने बिना किसी खौफ की दस्तक देने में जरा भी ताखिर न की। पहली दफा दरवाजा खटखटाने पर नूर की अम्मा ने दरवाजा खोला। उन्हें देखते ही मुझे बहुत मायूसी हुई। नूर की अम्मा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, कैसे हो बिलाल बेटा? मैंने सादतमंदी से सलाम किया। वो मेरे सलाम का जवाब देते हुए बोली, तुम्हारी अम्मा कैसी है? मैं बोला, जी अम्मा बिल्कुल ठीक है। अम्मा ने मुझे आपके यहाँ बर्तन लेने के लिए भेजा है। चूंकि अम्मा ने मोहल्ले भर के बच्चों को कुरान की तालीम दी थी, इसलिए पूरा मोहल्ला मुझे अच्छे से जानता था और अम्मा के हवाले से मुझे इस मोहल्ले में इज्जत और मान हासिल था। नूर की माँ बोली, बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, बहुत गर्मी है, शरबत पीकर जाना। तो मैं मना करते हुए बोला, नहीं खाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ना करने के बावजूद नूर की माँ मुझे अंदर ले गई। मुझे टीवी लाउंज में बिठाने के बाद वो खुद शरबत लेने चली गई। मैंने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई तो खाला के अलावा जैसे घर में कोई और था ही नहीं। ट्रे में शरबत का गिलास रखे मेरी ओर बढ़ते हुए खाला बोली, बिलाल तुम ये शरबत पियो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर के बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में कपड़ों वाला शॉपर था। वो शॉपर को टेबल पर रखते हुए बोली, बिलाल अपनी माँ से कहना कि ये मेरे कुछ कपड़े हैं, ये सिलाई कर दे। मैं तुम लोगों की तरफ आना चाह रही थी मगर मसरूफियत की वजह से निकला ही नहीं गया। मैं बोला, जी खाला मैं कह दूंगा, अब मैं चलता हूँ। नूर की अम्मी दरवाजे तक मुझे छोड़ने के लिए मेरे साथ आई तो मैं बिना समझे बोला, खाला आपके घर तो बड़ी खामोशी है, लगता है जैसे आपके अलावा घर में कोई भी नहीं है। तो वो बोली, हाँ तुम्हारे चाचा वर्कशॉप पर हैं, जबकि नूर और शुमाइला अभी थोड़ी देर पहले ही अकेडमी गई है। मैं बोला, खाला अम्मा कह रही थी कि आप लोग हमारी तरफ चक्कर लगाना। तो नूर की माँ हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर आऊंगी, अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। जब मैं घर आया तो अम्मा बोली, बिलाल तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी, जाओ जल्दी से ये कुछ चीजें हैं मुझे ये ला दो। मैं नागवारी से बोला, अम्मा मैं कहीं नहीं जा रहा, बाहर इस कदर गर्मी है कि बाहर निकलने को जी नहीं चाहता। अम्मा बोली, देख बिलाल सारा दिन तो तू कुछ करता नहीं है, अब मेरी उम्र होती जा रही है, मुझसे आए दिन बाजारों के चक्कर नहीं लगाए जाते। मैं उकता कर बोला, एक तो आप ना, मैं घर आ जाऊं तो चैन ही नहीं लेने देती। मैंने अम्मा से पैसे लिए और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा तो जैसे मेरे कदम वहीं रुक गए हो। वो जिसकी तमन्ना मैं कई दिनों से कर रहा था आज अचानक चलकर मेरे सामने आ जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। चाहकर भी मुझे जिसका दीदार नसीब न हुआ वो मेरे सामने अपनी दोस्तों के साथ कंधे पर बैग लटकाए और अच्छे से हिजाब किए बेहद हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में उसकी सफेद रंगत किसी को भी उसका गर्विदा कर सकती थी। मैं अपनी जगह पर साकत खड़ा उसे ही देख रहा था। वो हवा के झोंके की तरह मेरे पास से गुजर गई। दूर दूर तक मेरी नजरों ने उसका ताक़ुब किया, जब तक कि वो अपने घर में दाखिल होकर मेरी आंखों से ओझल न हो गई। मैं उसी जगह खड़ा रहा। उसके जाने के बाद मैंने अपने दिल पर हाथ रखा तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैं मुस्कुराते हुए मार्केट की तरफ चला गया। जब मैं वापस आया तो अम्मा मेरे चेहरे की खुशगवार मुस्कुराहट देखकर बोली, बिलाल कौन सी लॉटरी तुम्हारे हाथ लग गई है? अभी कुछ देर पहले तो तुम गुस्से में थे और अब जब वापस आए हो तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई इनाम निकल आया हो। मैं अपने ख्यालों में बोला, अम्मा बस कुछ ऐसा ही समझ ले। अम्मा नासमझी से दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई और मैं उन खुशगवार लम्हात को फिर से महसूस करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अब ये मामूल बन चुका था। मैं किसी न किसी बहाने हारिफ चाचा की मौजूदगी में भी उनके घर जाने लगा। एक दिन तो मैं अम्मा से कहकर अम्मा के साथ चचा आरिफ के घर गया ताकि वो चचा आरिफ से मेरे लिए काम की बात करे। जैसे ही अम्मा ने चचा से मेरे काम के लिए बात की कि आरिफ भाई बिलाल आपकी वर्कशॉप पर आपके साथ काम करना चाहता है, तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। वो बोले, जुबैदा बहन मैं तो कब से ये चाह रहा था कि बिलाल मेरे साथ मेरी वर्कशॉप पर काम करे। अब जबकि आप खुद चलकर आई हैं तो मैं चाहता हूँ कि बिलाल कल से ही काम शुरू कर दे। वैसे भी बहन अब तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम घर घर फिरो। जब औलाद जवान हो जाए तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप को सुख दे, क्योंकि माँ बाप ने भी तो बहुत मुश्किलात से गुजरकर अपनी औलाद को पाला होता है। अब मुझे ही देख लें, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी दोनों बेटियां मुझे बहुत अजीज हैं, मगर फिर भी बेटी की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। अगर आज मेरा बेटा होता तो मैं बेफिक्र होकर अपना कारोबार उसके हवाले करता और खुद आराम से घर बैठता। मैं बोला, चाचा आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा
कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं और आपको कभी भी शिकायत का मौका ना दूं। मगर चचा, मैं ये काम सीख तो जाऊंगा ना? तो चचा मुझे तसल्ली देते हुए बोले, देखो बिलाल, अगर तुम दिल लगाकर काम करो तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम सब कुछ सीख जाओगे, मगर एक शर्त है कि तुम अपना काम पूरी तवज्जो और लगन से करोगे। मैं बोला, चचा बेफिक्र हो जाए, मैं दिल लगाकर ही काम करूंगा। मैंने नूर की खातिर खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। मैंने तालीम तो हासिल नहीं की थी, मगर हुनर सीखकर मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता था कि अगर अम्मा चचा आरिफ से मेरे लिए नूर का हाथ मांगे तो चचा इनकार न कर सके। इसलिए मैंने अपने आवारा दोस्तों की सोहबत में बैठना छोड़ दिया। सुबह होते ही मैं काम के लिए निकल जाता। सारा दिन वर्कशॉप पर काम करने के बाद रात गए चचा आरिफ के साथ ही घर वापस लौटता। अभी मुझे वर्कशॉप पर जाते हुए 6 माह का अरसा ही हुआ था कि इस दौरान मैंने सब काम अच्छे से सीख लिया। चचा आरिफ मेरी मेहनत से बहुत मुतासिर थे। वो अक्सर मुझे कहते, बिलाल, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारी इससे भी बड़ी वर्कशॉप खुद की होगी, बस तुम ऐसे ही लगन से काम करते रहना। गुजरते हुए दिनों के साथ चचा आरिफ ने वर्कशॉप का हिसाब किताब मेरे हाथ में दे दिया। उनका ज्यादातर वक्त अपने घर पर ही गुजरता, जबकि वर्कशॉप का सारा काम और हिसाब किताब मेरे सर था, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहा था। आरिफ चचा के घर आना जाना मेरा मामूल बन चुका था। किसी न किसी काम से मैं उनके घर जाता, किसी बहाने नूर का दीदार हो जाता। मैं अब बिल्कुल उनके घर के फर्द की तरह बन चुका था। अब तो मुझे दरवाजे पर दस्तक देने की भी जरूरत महसूस न होती, मगर अब नूर से दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने सोचा कि इस बारे में अम्मा से बात करूं। वो चचा से बात करेंगी तो मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। रात को मैं घर देर से लौटा तो अम्मा जाग रही थी। जाते ही अम्मा ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैं हाथ मुंह धोने के बाद कमरे में चला गया तो अम्मा खाना वहीं पर ले आई। मैं बोला, अम्मा आप सो जाया करें, मेरी वजह से क्यों अपनी नींद खराब करती हैं? तो माँ बोली, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यही फिक्र लगी रहती है कि इतनी देर हो गई है और तुम आए नहीं हो, तुम्हें भूख लगी होगी। जब तक मैंने खाना न खाया अम्मा वहीं बैठी रही। मेरे खाना खाने के बाद अम्मा बर्तन समेट कर जाने लगी तो मैं अम्मा को बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोला, अम्मा यहाँ मेरे पास बैठे, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अम्मा मेरे पास बैठ गई तो मैं खामोश हो गया। अम्मा बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। अपने मुंह से अम्मा से यही बात कहना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं झिझकते हुए बोला, अम्मा वो मैं कह रहा था कि अम्मा मेरे चेहरे पर अपनी नज़रें मरकूज करते हुए बोली, हाँ क्या कह रहे थे? मुझ में वो अल्फाज अदा करने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं बोला, अम्मा कुछ नहीं, जाए आप जाकर सो जाएं। अम्मा बोली, जबान पर आए हुए अल्फाज अदा कर देने चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी, मगर मेरे जाने के बाद ये ना हो कि तुम्हें पछतावा हो कि बात कर लेना ही बेहतर था। इसलिए जो बात भी है खुलकर मुझे बताओ। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मसलते हुए बोला, अम्मा मैं चाहता हूँ कि आप आरिफ चचा से बात करें। अम्मा सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात करूं? मैं अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोला, अम्मा मैं आरिफ चाचा की बेटी नूर से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी और फिक्र के मिले जुले तासुरात थे। मैं अम्मा का हाथ थामते हुए बोला, अम्मा अब तो मैं काम भी सीख चुका हूँ, तो मुझे यकीन है कि चचा इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अम्मा बोली, बिलाल नूर अभी पढ़ रही है और मुझे नहीं लगता कि आरिफ भाई इस रिश्ते पर राजी होंगे। जब उनकी बेटी पढ़ रही है तो वो उसके लिए कोई पढ़ा लिखा लड़का ही ढूंढेंगे। मैं बोला, अम्मा अगर नूर मुझे ना मिली तो मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। मैं नूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मा बोली, बिलाल ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम उनकी वर्कशॉप पर काम करने वाले एक मुलाजिम हो, तो वो कैसे अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे? मैं अम्मा के सामने इल्तिजा करते हुए बोला, आप एक दफ़ा आरिफ चाचा से बात तो करें, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। देख अम्मा, अगर नूर मुझे ना मिली तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगा। मेरी ये बात सुनकर अम्मा सहम गई। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बिलाल ऐसी बातें ना कर, मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा उठकर जाने लगी तो मैं फिर से माँ से पूछने लगा, अम्मा आप बात करेंगी ना? अम्मा बोली, तुम परेशान ना हो, मैं कल ही जाकर आरिफ भाई से बात करूंगी, मगर तुम मुझसे वादा करो कि अगर उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो। अगले दिन सुबह सवेरे मैंने जाकर वर्कशॉप खोली तो आरिफ चाचा भी आ गए। तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से उनका दिमाग चकरा रहा था। मैं बोला, चाचा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों आए हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, चले मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ। चाचा बोले, नहीं बिलाल, तुम यही वर्कशॉप पर रहो, मैं किसी और के साथ चला जाता हूँ।
कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि चलो वर्कशॉप का चक्कर लगाता हूँ, शायद कुछ बेहतरी आ जाए, मगर अब तो लगता है जैसे मैं वर्कशॉप भी नहीं आ जा सकूंगा। मैं बोला, चले चचा, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चचा के इनकार करने के बावजूद मैं उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर दी। वापसी पर मैं उन्हें घर छोड़कर आया। खाला और शुमाइला बाजार गई हुई थी। घर पर सिर्फ नूर ही थी। मैंने नूर को दवाइयों वाला शॉपर थमाते हुए बोला, चाचा का ब्लड प्रेशर काफी हाई है, उन्हें कुछ खिलाने के बाद ये दवाइयाँ दे देना। नूर अपने अब्बा की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। उसका खिला हुआ चेहरा एकदम अपने बाप की ऐसी हालत से मुरझा सा गया। मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। मैं बोला, डॉक्टर ने कहा है परेशानी की कोई बात नहीं है, चाचा ये दवाई खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं नूर की तरफ देखते हुए बोला, चाचा अब आप आराम करें, मैं वर्कशॉप पर चलता हूँ, काम भी काफी आया हुआ है और उसे आज ही निपटाना भी जरूरी है। चाचा बोले, ठीक है बिलाल, तुम जाओ, मेरे पास नूर है ना, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं पहले से बेहतर हूँ। वापस आते हुए मैं घर गया तो माँ घर की साफ सफाई में मसरूफ थी। मुझे देखकर बोली, बिलाल क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं बोला, अम्मा चाचा आरिफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं तो कह रहा था कि आप उनकी तरफ चली जाती। नूर घर पर अकेली है और बहुत परेशान है। अम्मा के काम करते हुए हाथ वहीं पर रुक गए। अम्मा बोली, क्या हुआ आरिफ भाई को? मैंने कहा, अम्मा परेशानी वाली बात नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई था। अम्मा बोली, ठीक है मैं भी जाती हूँ। पीछे से अम्मा को आवाज देते हुए मैं बोला, अच्छा अम्मा, आज आप आरिफ चाचा से बात करेंगी ना? तो एकदम अम्मा के माथे पर नागवारी की शिकने पड़ गई। अम्मा बोली, शर्म कर बिलाल, मैं बीमार का पता लेने जा रही हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। अगर मैंने इस मौके पर बात की तो वो क्या सोचेंगे? तुम फिक्र न करो, जैसे ही आरिफ भाई की तबीयत संभलेगी मैं उनसे बात करूंगी। ऐसे ही दिन आते जाते रहे। एक दिन मौका पाकर अम्मा ने आरिफ चाचा के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात कर डाली तो आरिफ चाचा बोले, जुबैदा बहन, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि इस बारे में मैं अपनी बेटी की भी राय ले लूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बिला वजह अपना फैसला अपनी बेटी पर थोपूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरी बेटी के साथ जुल्म होगा। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है क्योंकि बिलाल देखा भाला बच्चा है और फिर मुझे आपकी तरबियत पर पूरा यकीन है। बज़ाहिर तो मेरे पास इस रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नूर से बात करके आपको बता दूंगा। अम्मा बोली, ठीक है आरिफ भाई, मैं आपके जवाब की मुंतज़िर रहूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। अम्मा कमरे से निकली तो नूर बाहर खड़ी सब बातें सुन चुकी थी। वो अम्मा को देखते ही चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब अम्मा वापस लौटकर घर आई तो मैं पहले से माँ का मुंतजिर था। अम्मा को देखते ही मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ और बेचैनी से बोला, अम्मा क्या हुआ, क्या कहा आरिफ चाचा ने? अम्मा अपनी बड़ी सी चादर उतारते हुए बोली, सांस तो लेने दो, पहले मुझे गिलास पानी का पिलाओ, गला खुश्क पड़ा है। मैं जल्दी से जाकर अम्मा के लिए पानी लेकर आया। जैसे ही अम्मा ने गिलास रखा मैं अम्मा के नजदीक होते हुए बोला, अम्मा आप बताएं, क्या कहा आरिफ चाचा ने, क्या उनको ये रिश्ता मंजूर है? अम्मा बोली, बिलाल, आरिफ भाई को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि उनका तो कहना है कि बिलाल देखा भाला बच्चा है और मुझे पसंद भी है, मगर उन्होंने ये फैसला अपनी बेटी पर छोड़ दिया है कि जो फैसला उनकी बेटी का होगा वही उनका होगा। वो बिला वजह अपना फैसला अपनी बेटी पर नहीं थोपना चाहते। उन्होंने कुछ वक्त लिया है, वो नूर से बात करके मुझे बताएंगे। मगर बिलाल, मुझे नहीं लगता कि नूर इस रिश्ते से खुश है, क्योंकि जब मैं कमरे से निकली तो वो बाहर खड़ी हमारी बातें सुन चुकी थी और मुझे देखते ही गुस्से से अपने कमरे में चली गई। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे परेशानी लग गई। मेरे दिलो दिमाग में अजीब से वसवसे आने लगे कि अगर नूर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मेरी पहली नजर की मोहब्बत है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता था। पूरी रात मैं ठीक तरह से सो न सका। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो मैंने बौखलाकर एकदम चारपाई से छलांग लगाई, नीचे उतरा और नाश्ता किए बगैर वर्कशॉप चला गया। मेरे जाने से पहले आरिफ चाचा वहां मौजूद थे। मुझे देखते ही बोले, आज कैसे लेट हो गए? मैं बोला, रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसी वजह से सुबह देर से आंख खुली। चाचा फिक्रमंदी से बोले, तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोला, जी चाचा बिल्कुल ठीक हूँ। चाचा आरिफ मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोले, बिलाल, तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी? मैं बोला, जी चाचा मैं जानता हूँ। तो वो कहने लगे, क्या तुम इस रिश्ते के हो जाने पर खुश हो या ये सिर्फ तुम्हारी अम्मा की रजामंदी है? मैं बोला, चाचा अगर अम्मा राजी हैं तो मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। चाचा मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जीते रहो, औलाद ऐसी ही होनी चाहिए।
جو اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش ہو۔ باقی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے۔ اس وقت میں ان کو کیا بتاتا کہ یہ اماں کی نہیں میری خوشی ہے۔ میں ہی ان کی بیٹی کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مگر نہ جانے اس ظالم جہاں کا کیا فیصلہ ہوگا۔ 2 دن کے بعد رات کے وقت چچا عارف اپنی بیوی کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ میری قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ نور کو یہ رشتہ بخوشی قبول تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی میری قسمت میں لکھی گئی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر اشک ہو رہا تھا۔ وہیں بیٹھ کر میرے اور نور کے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اماں نے چچا سے کہا، بھائی صاحب اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ تو وہ بولے، زبیدہ بہن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ دھوم دھام سے شادی کروں۔ آپ کو کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور کی اماں نے پہلے سے ہی بہت کچھ بنا رکھا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ویسے بھی ہماری بیٹی کو نمود و نمائش کی چیزوں کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اور یوں کچھ دنوں میں ہی میری تمنا میری زندگی بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا خواب اتنی جلدی حقیقت بن کر میرے سامنے آ جائے گا۔ نور کے میرے گھر میں آ جانے سے میرے گھر کی رونق جیسے بحال ہو گئی۔ مجھے اس سے پہلے زندگی کبھی بھی اتنی حسین نہیں لگی تھی جتنی کہ اس کی موجودگی میں لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کچھ دن تک میں ورک شاپ نہ گیا۔ چچا نے مجھے منع کر دیا کہ ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے، تم کچھ دن چھٹی کر لو۔ ویسے بھی اب یہ سب تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ اب میرا زیادہ تر وقت نور کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ اماں کے ساتھ گھر کے کام میں مصروف ہوتی تو میں بہانے بہانے سے اس کے پاس رہتا۔ اماں اکثر ہنستے ہوئے کہتی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کا اتنا دیوانہ ہوگا۔ جب دیکھو تمہارے ارد گرد مکھی کی طرح منڈلاتا رہتا ہے۔ تو نور شرما جاتی۔ ایک دن صبح ہی نور مجھے جگاتے ہوئے بولی، بلال مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو کام پر جانا چاہیے۔ بہت چھٹیاں ہو گئی، نکاح ہوا تو کیا ہوا، شام کو تو آپ کو لوٹ کر گھر ہی آنا ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے کام میں کوئی حرج ہو۔ میں پیار بھری نظروں سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نور چلا تو میں جاؤں، مگر یہ سوچ کر میرا جانے کو بالکل جی نہیں چاہتا کہ سارا دن تمہیں دیکھے بنا کیسے گزرے گا۔ نور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتی ہوئی بولی، جیسے پہلے گزرتا تھا۔ تو میں بولا، نور پہلے تو میری زندگی میں شامل نہیں تھی، مگر اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں 1 منٹ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نور میرے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی، اچھا اٹھیں اور جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، پھر آپ کو ورک شاپ جانا ہے۔ میں جوتا پہنتے ہوئے نور کے آگے جھکا اور بولا، جو حکم بیگم۔ اچھا تم جلدی سے ناشتہ تیار کرو، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں گھر سے نکل کر روڈ پر آیا تو مجھے اپنا ایک پرانا دوست ملا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگتے ہوئے بولا، یار تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، نکاح کر لیا اور ہمیں خبر تک نہیں ہونے دی۔ میں بولا، بس یار سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور تم سناؤ آج کل کہاں رہتے ہو؟ تو وہ اپنے کالر کو پکڑے بڑے فخر سے بولا، ہمارا تو ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ بلال جب سے تم گئے ہو تمہاری کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ میں بولا، بس کیا کروں، مصروفیات ہی بہت ہے، ٹائم ہی نہیں لگتا کہ کہیں جا سکوں۔ تو وہ بولا، آؤ نا آج دوستوں کی محفل میں بیٹھو۔ میں بولا، نہیں یار میں کام پر جا رہا ہوں۔ تو میرا دوست کہنے لگا، کام تو تم روز ہی کرتے ہو، چلو میرے ساتھ، آج دوستوں کی محفل کا بھی مزہ لوٹ لو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے سارے دوست جواری تھے، انہیں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ کیا۔ میں نے بازی لگائی اور جو پیسے میری جیب میں تھے وہ سارے ہار کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا سب سے پہلے نور نے مجھے سلام کیا۔ آج کیسا رہا آج کا دن؟ میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا، میں سارا دن کام میں لگا رہا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں بات کو پلٹتے ہوئے بولا، یہ اماں نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ نور بولی، جن بچوں کا اماں قرآن پڑھاتی تھی آج ان کی دستار ہے، اماں وہیں پر گئی ہے۔ میں بولا، اچھا میں بہت تھک گیا ہوں، سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ نور بولی، مگر کھانا تو کھا لے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں دوستوں کے ساتھ ہی تھا، وہیں میں نے کھایا پیا اور پیسہ لٹا کر گھر آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اگر نور نے چچا سے پوچھ لیا کہ میں ورک شاپ پر گیا تھا یا نہیں تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ نہیں میں کوئی بہانہ لگا دوں گا کہ میرے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، یا کچھ اور بھی بہت سے بہانے ہیں، کچھ بھی کہہ دوں گا۔ مجھے نور سے جھوٹ بول کر ذرا بھی ملامت نہ تھی۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ میں گھر سے تو کام کے لیے نکلتا مگر سیدھا اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا اور جو کچھ کماتا وہیں ہار کر آ جاتا۔ جب مجھے ضرورت ہوتی تو ورک شاپ پہ پیسوں میں سے میں ہیرا پھیری بھی کرتا، مگر چچا کو کچھ معلوم نہ پڑتا۔ کئی دفعہ چچا نے اماں اور نور سے کہا کہ بلال ورک شاپ پر باقاعدگی سے کیوں نہیں آتا، تو وہ دونوں بہت حیران ہوتی
کہ گھر سے تو بلال روزانہ کام کے لیے جاتا ہے، اگر ورکشاپ پر نہیں جاتا تو کہاں جاتا ہے؟ یہ بات نور اور اماں دونوں کو پریشان کر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھے نور کی موجودگی میں اپنے پاس بلایا اور کرخ لہجے میں بولی، آج کل تم کہاں رہتے ہو؟ میں بولا، کیا مطلب؟ گھر سے ورکشاپ اور ورکشاپ سے گھر، اور کہاں رہتا ہوں؟ اماں بولی، جھوٹ مت بولو، تم تو کئی کئی دن تک کام پر نہیں جاتے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میرا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ میں اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولا، اماں اب کبھی انسان کا دل نہیں بھی کرتا کام کرنے کو، اب کیا 24 گھنٹے کام ہی کرتا رہوں؟ اماں بولی، بلال میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے کچھ بھی ایسا ویسا یا الٹا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں غصے سے بولا، اماں میں بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سمجھتا ہوں اور اب آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ مہینے تو عارف چچا نے میری یہ حرکتیں برداشت کی، لیکن اس کے بعد جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ بولے، بلال آئندہ سے تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ورکشاپ تمہارے بنا بھی چل رہی تھی اور تمہارے بعد بھی چلتی رہے گی۔ پہلے ہی میں تمہاری وجہ سے کافی خسارے میں جا چکا ہوں، اب مزید نہیں جانا چاہتا۔ میں سمجھ گیا کہ چچا کو میری ہیرا پھیری کا پتہ لگ چکا ہے، مگر ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، مجھ سے ان کا یہ رویہ برداشت نہ ہوا۔ میں غصے سے بولا، چچا اگر میں یہاں کام نہیں کروں گا تو بھوکا نہیں مر جاؤں گا، دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی محنت کر لوں گا، مگر آپ کی ورکشاپ پر نہیں آؤں گا۔ چچا خاموش تھے، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہیں۔ اب میرا یہ حال تھا کہ یا تو میں سارا سارا دن گھر میں رہتا یا پھر کبھی کبھار جب میرے پاس پیسے ہوتے تو دوستوں کے پاس جوا کھیلنے چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر لوٹتا۔ اگر نور گلا کرتی تو میں چلانے لگتا، وہ خاموش ہو جاتی۔ اماں کی طرح نور بھی بہت صابر تھی، میرے کام نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، گھر کے حالات کافی حد تک بگڑ چکے تھے۔ نور نے کئی دفعہ کہا کہ میں ابا کے گھر جا کر ان سے مدد مانگ لیتی ہوں، مگر میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسان کے گھر جانے کی جس نے مجھے دو کوڑی کا سمجھ کر کام سے نکال دیا۔ ہمارے اتنے برے حالات کبھی نہ تھے۔ اب چونکہ اماں نے گھر گھر جا کر بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اماں بوڑھی ہو چکی تھی، کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے اماں کو بیوہ سمجھ کر صدقہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیا، کیونکہ محلے والے اماں کے حالات سے بخوبی واقف تھے اور یہ بھی اچھے سے جانتے تھے کہ میں کن کاموں میں پڑ چکا ہوں۔ اماں کو جو کوئی بھی صدقہ زکوٰۃ دے کر جاتا، اماں اسے اپنے ٹرنک میں رکھ کر تالا لگا دیتی۔ میں نے کئی دفعہ اماں سے پیسے مانگ لیے تھے، اماں نے مجھے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ میں یہ پیسے عمرے کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ شروع ہی سے میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کر آؤں، تم تو میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکے۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کر آخر میں نے ایک جگہ کام کا پتہ کیا تو میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر مجھے کام ملا۔ اب میں اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ تو جوئے میں ہار جاتا اور کچھ حصہ گھر پر خرچ کر دیتا۔ گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ میں سنبھل چکا ہوں، مگر مجھے تو جوئے کی لت لگ چکی تھی اور اس سے چھٹکارا میرے لیے بہت مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ کچھ سال کے بعد ایک دن اچانک اماں مجھے عمرے کے پیسے دے کر بولی کہ میری ٹکٹ لے لے۔ اتنے پیسے دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلا تو میری نیت پھسل گئی۔ میں ان پیسوں کو لے کر سیدھا دوستوں کے پاس گیا کہ آج تو اپنے سارے ہارے ہوئے پیسے جیت کر رہوں گا۔ میرے پاس اتنا پیسہ دیکھ کر میرے دوستوں کی ڈال ٹپکنے لگی۔ ایک ہی دفعہ میں نے ان سب پیسوں کی بازی لگائی اور ان پیسوں کو جوئے میں ہار گیا۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے زمین پر بیٹھ گیا کیونکہ میں اتنی بڑی رقم ہار چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب میں گھر جا کر اماں سے کیا کہوں گا۔ میں گھر آیا اور آ کر کہہ دیا کہ پیسے چوری ہو گئے۔ یہ سننے کے بعد اماں نے کوئی دہائیاں نہ دی تو میں سوچ رہا تھا نہ جانے اماں کا کیا حال ہوگا۔ اماں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور بولی، آخر پیسے چوری کیسے ہوئے؟ میں بولا، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، مجھ سے کوئی سوال جواب مت کرو اور میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ، درد کی وجہ سے دماغ پھٹ رہا ہے۔ میں تو رات کو سکون سے سو گیا، مگر اماں اس رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتی رہی اور کہتی رہی کہ جس نے میرے پیسے چرائے اسے جہنم کی آگ میں جلا۔ اماں شروع سے ہی تہجد گزار تھیں، وہ راتوں کو کثرت سے اللہ کو یاد کرتی۔ اگلے دن صبح شدید گرمی سے میری آنکھ کھلی تو سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ضمیر کی ملامت نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر صحن میں آیا۔ میرے سامنے میرا دوست میرے گھر کے صحن میں وہ رقم اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی زیادہ گرمی ہونے کے باوجود میرا جسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میرا دوست اتنی صبح میرے گھر کیا لینے آیا ہے۔
अम्मा मुसल्ले पर बैठी तस्बीह कर रही थी। वो अम्मा के पास गया और रोते हुए अम्मा के कदमों में वो रकम रखते हुए बोला, माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि ये रकम आपने उम्रे के लिए जमा की है। बेशक मैं बहुत गुनहगार हूँ, मगर अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर खौफ खुदा मौजूद है। उसी खुदा के डर से मैं यहाँ आपकी रकम लौटाने आया हूँ। मगर मुझे अफसोस है बिलाल पर, जिसने ये रकम जुए में हारते हुए अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बेशक इस रास्ते पर बिलाल को चलाने वाले हम ही थे, मगर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वो यूं अपनी माँ को धोखा देकर इतनी बड़ी रकम जुए में हार जाएगा। और फिर इसने हमें बताया भी तो नहीं कि आपने उसे ये रकम टिकट के लिए दी थी। अम्मा बोली, ये पैसे तो चोरी हुए थे। तो मेरे दोस्त ने अम्मा को सारी हकीकत बता दी। अम्मा ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैंने मारे शर्मिंदगी के अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि मुझ में अम्मा का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत न थी। उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। वो माँ जिसने सारी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर दी, आज मुझे उसकी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिला, तो मैंने बजाय इसके कि मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करता, उसकी ख्वाहिश का गला घोंटने में कोई कसर न छोड़ी। मैं बहुत नाफरमान बेटा था, जिसने अपनी माँ की ख्वाहिश को अपने पैरों तले रोंद कर अपनी तस्कीन के लिए जुए की बाजी लगाई। मैं अम्मा के पांव पकड़कर अम्मा से माफी मांगने लगा। अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं इस काम की तरफ मुड़कर देखूंगा भी नहीं। अम्मा, मैं जानता हूँ मैं बहुत नाफरमान बेटा हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपका फर्माबरदार बेटा बनकर दिखाऊंगा और अपनी मेहनत की कमाई से न सिर्फ आपको बल्कि खुद भी उम्रे के लिए आपके साथ जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दे दें। अम्मा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिलाल, कोई भी झूठा अमल, छोटा हो या बड़ा, वो छुपता नहीं है। अम्मा की दुआ और उनकी मासूमियत ने कुदरत के इंसाफ को जाहिर कर दिया। मैंने चचा और नूर से भी माफी मांगी और उनसे वादा किया कि आइंदा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस तरह दोबारा से मैं आरिफ चचा की वर्कशॉप पर जाने लगा और कुछ सालों में ही मेरी मेहनत रंग ले आई। अब एक के बजाय चचा की 3 वर्कशॉप है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से न सिर्फ अम्मा को उम्रा करवाया, बल्कि नूर और मैं भी अम्मा के साथ उम्रा करने के लिए गए। तब से अब तक का सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर जब से मैंने अल्लाह का घर देखा, तब से मैं बहुत पुरसुकून हूं कि मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दी। ये कहानी ना सिर्फ सबक आमोज और नसीहत पर मुश्तमिल है, बल्कि इस बात पर भी जोर देती है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात और ज़मीर के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। माँ की दुआएं और उसका सब्र हमेशा औलाद की भलाई के लिए होता है, लेकिन औलाद जब उस एतमाद को तोड़ती है तो अल्लाह का निज़ाम ज़रूर हरकत में आता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।